विश्लेषण और उसमें जानेंगे कि हमारे पढ़ने लिखने और एक आम इंसान होने के नाते क्या क्या ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं आज के अखबार की 13 फरवरी की। तो दैनिक जागरण का ये विश्लेषण रहता है। तो सबसे पहले एक राजनीतिक खबर है, डूबती सपा हर चुनाव में ढूंढती है तिनके का सहारा, मोदी जी कह रहे हैं। चुनावी खबर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये खबर है कि चीन की लिखित समझौता की जो अवहेलना कर रहा है एलएसी पर, वो स्थिति बहुत बिगाड़ देगी। जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने बोला है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी कल के न्यूज़ में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लद्दाख एरिया है वहाँ पे चीनी जो सैनिक हैं उन्होंने मवेशी चराते हुए कुछ लोगों को मना किया था। तो एक लिखित एग्रीमेंट हुआ है चीन और इंडिया के बीच में, पंचशील सिद्धांत, आपको शायद पता होगा। तो उसमें हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और वहाँ के राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति, उनके बीच में ये पंचशील सिद्धांत हुआ था। और ये सिद्धांत 28 अप्रैल 1954 को हुआ था, जिसके तहत 5 रूल्स बनाए गए थे। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जमा मतलब जैसे सोल्जर्स हैं उनको हम चीन के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे एकत्रित नहीं करेंगे, और जो भी एक आम नागरिक की कार्रवाई है उनको भी हम हैम्पर नहीं करेंगे। बट चीन ऐसा नहीं कर रहा है। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि इस तरीके से अगर लिखित समझौते जो हुए उनमें अगर छेड़खानी होगी, उनकी अवहेलना होगी, तो स्थिति बिगड़ सकती है। और एलएसी और एलओसी में आपको पता ही होगा कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ है, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ में है, एंड एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारी पाकिस्तान के साथ है। बाकी एक यहाँ पर ये बड़ी खबर है कि देश की सबसे बड़ी जो बैंक धोखाधड़ी है वो एपीजी शिपयार्ड ने की है। एपीजी शिपयार्ड क्या है? एक कंपनी है जो कि जहाज़ के निर्माण और उसकी मरम्मत की मतलब कार्यविधि को बनाती है, उसको करती है। तो बताया गया है कि इस न्यूज़ में कि 28 बैंकों का एक जो कंसोर्टियम था उसने देखा कि 22,842 करोड़ रुपए लगभग की धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें जो उनके मैनेजर हैं इस एपीजी शिपयार्ड के, कमलेश अग्रवाल, उनके निदेशक जो, उनके यहाँ पर छापे मारे। अब देखेंगे कि क्या हो सकता है फाइनली, क्योंकि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी अगर इस तरीके से धोखा देंगी तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा खतरा होगा या दिक्कत होगी। इसके बाद है कि देश के आंतरिक मुद्दों पर बाहरी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं है। तो ये सही है कि हमारा जो आंतरिक मामला है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी जो आपको पता ही हिजाब का जो प्रकरण चल रहा है, तो उसमें कहा है कि हमारे देश का इंटरनल मामला है, हम अपन सुलझा लेंगे, आप बीच में मत आइए, मत अपना क्या कहते हैं ज्ञान हमसे साझा कीजिए। हम खुद इतने सक्षम हैं कि अपने जो जिस तरीके के जो विवाद हैं उनको सुलझा लेंगे। बाकी मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज नहीं रहे। आपको पता है कि बहुत पहले जो चेतक LML क्या होता था, ऐसे ही कुछ नाम था, और प्रिया करके स्कूटर आते थे। मतलब स्कूटर्स जगत की, जो टू व्हीलर जगत की सबसे पहली जो खेप थी वो, तो उन इस फॉर्मेट को लेके आए थे मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज। तो उनका निधन हो गया है। तो इस एग्जाम से पूछा जा सकता है कि राहुल बजाज अभी हाल में ही कौन सी पर्सनालिटी का देहांत हुआ। ऑप्शंस में हो सकता है कि राहुल बजाज का नाम हो। बाकी आपको पता ही कि कल IPL की ऑक्शनिंग हुई और उसमें बहुत खिलाड़ी खरीदे और नहीं खरीदे गए। तो ये जो है यहाँ पर लिखा है मुख्य खिलाड़ी जो नहीं खरीदे गए, सुरेश रैना, और उनमें से बहुत कुछ ऐसे हैं जिनको शायद लेना चाहिए था। बाकी सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन, जो कि क्या कहते हैं अपना मुंबई इंडियंस ने खरीदा है इनको, जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कि IPL का जो संस्करण है इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके। तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और दूसरे नंबर पर राहुल चाहर हैं। चलिए, ये तो IPL के ऑप्शन की बात है। बाकी ये है कि टकराव के बीच राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल विस को किया 17 मतलब यही है कि आपको पता है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं उनकी सरकार है, और आपको पता है राज्यपाल गवर्नमेंट यहाँ से भेजती है। तो गवर्नमेंट आजकल आपको पता ही है कि बीजेपी की है। तो उन्होंने इस तरीके से, तो जो तालमेल हो रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में बंगाल में, वो सही से नहीं मतलब कॉप अप कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो वही इस चीज़ में बताया गया है कि तालमेल तो नहीं है, बट टकराव के बाद भी उन्होंने कहा कि चलिए इस सत्र को हम स्थगित करते हैं। इसके बाद इंटरसेप्टर सीवर लाइन तैयार, यमुना को निर्मल बनाने में होगी मदद। जैसे आपको पता है कि क्लीन गंगा योजना चली है, तो इसी तरीके से क्लीन यमुना करके भी एक मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको इस तहत जोड़ा गया है कि जो हमारा यमुना में भी बहुत सारा क्या कहते हैं जो सीवेज जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसकी भी गंदगी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं उसके तहत वो साफ की जा रही हैं। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि जो सीवेज प्रणाली है, जैसे गंगा या नमामि गंगे जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, उस तरीके से इस रिवर को भी, यमुना रिवर को भी फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और इसको भी क्लीन किया जाएगा। इसमें कितना बजट दिया गया है ये सब हमारे जानने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में कल से नर्सरी से 8 तक के स्कूल सारे खुल जाएंगे। कोरोना का अभी पता ही आपको कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है उसका जो प्रभाव है। इसके बाद अभी यहाँ पर एक न्यूज़ है कि ऑनलाइन सुनवाई व्यवस्था के लिए 1.26 करोड़ रुपए मंजूर करेगी। तो ये दिल्ली की बात है। और जैसे जैसे आपको पता है कि लोग जाते हैं, होता नहीं कि केस हो गया तो फिर सुनवाई के लिए जाते हैं, तो बहुत कुछ मटेरियल का खर्चा होता है, पैसे का खर्चा होता है और कभी नहीं जा पाते। तो अभी हो रहा है दिल्ली में, एक्चुअली ये हो रहा है कि अभी 8 ऐसे जो वहाँ पर हैं, वो ये क्या कहते हैं, इस तरीके के न्यायालय, उसमें ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी सुनने के लिए, तो हम कहीं से भी सुनवाई कर सकते हैं। इसके बाद मानदंड में ढील दी गई है, अब ज़्यादा महिलाएं बन सकेंगी बस चालक। तो ये दिल्ली की खबर है। दिल्ली में क्या कि पहले महिलाओं की जो हाइट थी, ऊंचाई थी, उसको न्यूनतम 159 सेंटीमीटर कर रखा था, लेकिन अब उससे घटाकर 153 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो इससे बोला गया है कि जो चल रहा है ना कि वीमेन एम्पावरमेंट, और जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए हर एक क्षेत्र में, तो उसके तहत एक अच्छा बोल सकते हैं कि दिल्ली सरकार का एक ये पहल है। इसके बाद बाबा साहब के जीवन पर दुनिया का सबसे बड़ा शो 25 तारीख से, तो ये दिल्ली में ही जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पे प्रतिदिन 2 शो आयोजित होंगे, दिल्ली सरकार ने कहा है। यहाँ पर ये टिकट का भी है कि आप इस नंबर पर कॉल करके टिकट करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि संगीतमय नाटक होगा, जिसमें कि जो बाबा साहब हमारे थे भीमराव अम्बेडकर जी, उनके पूरे जीवन, क्योंकि वो कैसे मतलब एक दलित परिवार से होते हुए भी बहुत ऊंचाई तक पहुँचे, उनकी पूरी कहानी यहाँ पे दिखाई जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे बाबा साहब, जिन्होंने मतलब हमारा पूरा संविधान ही लिखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए और उनके नाम पर इस तरीके का शो चलेगा, और बहुत सारे लोग इसको देखने भी जाएंगे और जाना भी चाहिए। इसके बाद ये 48 घंटे बाद भी नहीं निकला जा सका सब। आपको जैसे कल 2 दिन से 3 दिन से हम आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं कि इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल प्रणालियाँ हो रही हैं या जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो गिर जाती हैं। तो उसमें अभी एक महिला जो दबी हुई थी वो अभी तक निकली नहीं है, निकाल नहीं पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें उनके ऊपर मलबा जमा हो गया है। इसके बाद मुगल गार्डन में ऑनलाइन बुकिंग से ही प्रवेश। तो पूछा जा सकता है या आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुगल गार्डन क्या है। तो जो राष्ट्रपति भवन है उसका ही एक पोर्शन है ऐतिहासिक, उसको मुगल गार्डन कहा जाता है। जो गार्डन है उसको काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है, तो उसका ऑनलाइन बुकिंग ही होगी तभी आपको उसमें प्रवेश मिलेगा। उसमें लिखा है कि 700 लोग ही एक दिन में आ पाएंगे, और इस तरीके से एक बार में 100 लोग ही जा पाएंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग आप करेंगे तो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेंगे तो आप जा नहीं पाएंगे। अगर आप करेंगे तो 700 से ज़्यादा जैसे ही होगा उस दिन की बुकिंग क्लोज हो जाएगी। ये उसका साइट दिया गया है कि कहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी वही हमने आपको बताया कि जो टीएमसी पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वो उसमें अंतर्कलह भी है पार्टी में, तो उनका आंतरिक मामला है पार्टी का, तो उसको क्या ही मेरे लिए कुछ मतलब अपने लिए कुछ ना जरूरी नहीं है। बात कर लेते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको थोड़ा सा बड़ा मैं करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें एयर शो में भाग लेने सिंगापुर पहुंचा भारतीय वायुसेना का 44 सदस्यीय दस्ता। अब इसमें क्या होगा कि एयर शो ऐसे होते रहते हैं इंडिया में भी, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में भी ऐसे कैसे एयर शो होते हैं। एयर शो का मतलब होता है कि सारे देश के अपने अपने एयरक्राफ्ट आते हैं और वो काफ़ी मतलब पैतरेबाजी करते हैं, उड़ान, अपनी क्षमताएं और अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं नहीं हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कितने अच्छे हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वो कितने अच्छे से मैन्यूवर कर पा रहे हैं, एयरक्राफ्ट को कितने अच्छे से मतलब चला रहे हैं। तो उसमें है, तो इसमें जो भारतीय मेड है, मतलब भारत ने जो बनाया है, भारत की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने जो भारत में ही पूर्ण तरीके से निर्मित एक तेजस जो हल्का लड़ाकू विमान, जिसे बोल सकते हैं कि लो कॉम्बैट LAC होता है, लो एयर कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है, उसको लेके जाएगी। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये जाएगी कहाँ पे होना है, कहाँ पे गए, सिंगापुर में, तो ये अपना सबको दिखाएंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी कि तेजस का क्या है। तो तेजस सबको पता है कि टोटली भारत का मतलब निर्मित एक छोटा लड़ाकू विमान है, मतलब एक छोटे युद्ध में काम कर सकता है, छोटी लड़ाई में काम कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसको आप जैसे बताया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। एंड बड़ी बात यह है कि इसका बनाने का जो प्रक्रिया थी वो 2006 से शुरू हो गई थी, बट 2016 में आके इसको तेजस को क्या हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय वायुसेना है उसमें इंडक्ट कर लिया गया। बट इंडक्ट करने के साथ साथ उस पर बहुत सारे काम चले कि इसको मतलब वो रेडी करना था कि वो एकदम से तैयार है युद्ध के लिए कि नहीं। तो फिर 2019 में फाइनली एयरफोर्स ने, जो भारतीय वायुसेना है, उसने इसको फाइनली ऑपरेशनली इंडक्ट कर लिया अपने दस्ते में। तो अब और अभी एयरफोर्स के पास ये एक बहुत ही मतलब उच्च कोटि का
हल्का एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो माना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि 100 के बारे में सिंगापुर में गई है टीम, और जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसके बारे में। बाकी कल आपको मैंने बताया था कि किराएदार और जो 99 रुपीज़ कुछ करके रह रहे थे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये आपके निजी मामले हैं, अब घर घर के चूल्हे बर्तन अगर फूटेंगे तो उनमें हम क्या ही करेंगे, तो उनमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। जो किराएदार मकान मालिक के जो मामले हैं जो अपना हाई कोर्ट तक ही रहें, तो कहा है इस तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसे कोर्ट पहुंच जा मतलब ऐसे केसेस पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े केसेस होते हैं जिनको हमें देखने का टाइम नहीं है, और आपका ये चूल्हे बर्तन वाला केस हम क्या ही करेंगे। तो ये तो मजाक है, बट उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो केसेस हैं वो आप अपने निजी स्तर पर, निजी स्तर आई मीन जो हाई कोर्ट तक ही है वही अपने देखिए। फिर इसके बाद है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर जो सियासत हुई, जो राजनीति हुई, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए निवेशक वो संस्थान या वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा आके अपने देश में निवेश करते हैं। मतलब जैसे हमारा देश है भारत है, तो उसमें निवेश करेंगे, आके इंडस्ट्री बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कोई स्टार्टअप्स खोलेंगे या किसी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। तो काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए कोई भी इंसान किसी देश में कब आएगा, या कोई इंसान कभी किसी के साथ क्यों जुड़ेगा। अगर चलिए अगर नॉर्मल सी चीज़ ले लेते हैं कि अगर आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये वीडियो क्यों देखेंगे, जब तक आपको खुद का कुछ फ़ायदे का नहीं लगेगा। अगर इस वीडियो में आपको फ़ायदे के लिए कुछ नहीं लगेगा तो आप मेरा वीडियो क्यों ही देखोगे। तो इस तरीके से कोई निवेशक अपना पैसा, आप तो अपना टाइम देंगे ना मुझे, लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो आप मुझे टाइम नहीं देंगे। इसी तरीके से कोई निवेशक अगर पैसा दे रहा है और उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो क्यों अपने पैसा देगा। तो निवेशकों का यही कहना है कि आप जो नई सरकार मतलब नीतियाँ बना रहे हैं वो इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियाँ बनाइए। यहाँ पर देखिए जो लिखा है कि मतलब जो इस तरीके की मतलब है कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप करें, ज़्यादा उनके पास पैसा आए, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, तभी तो निवेशक उसमें पैसा लगाएंगे और उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो उनका कहना है कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए, और ये तो हर एक ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम वहीं पे अपना देना चाहते हैं जहाँ पे हमें फ़ायदा मिले, वो पैसा हो, समय हो या कुछ और हो। इसके बाद वही है कि इसमें बताया गया कि 2017 में इतने करोड़ का निवेश हुआ, फिर 14 में इतने, फिर 16 में इतने। तो एक मतलब डेटा है, इस डेटा से कोई उतना नहीं है, बट एक नॉर्मल न्यूज़ थी कि जो किसानों की सियासत हुई तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। बाकी एक साक्षात्कार, पता है संडे स्पेशल है तो साक्षात्कार हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी का मतलब हमारे प्रधानमंत्री का साक्षात्कार है, एक बार हमें पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप से पढ़ लीजिए। उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं चुनावी बातों को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने बात की है देश के छोटे किसानों के साथ हमें कैसे कृषि को संपन्न समृद्ध बनाना है, स्टार्टअप्स के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के राष्ट्र की ज़रूरत है, उस बात पर उन्होंने बात की। तो ये बड़े बड़े मुद्दे थे जिनको हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा बता दें। बाकी मोदी जी का मतलब प्रधानमंत्री जी का ये इंटरव्यू है, एक बार आप अगर मौका मिलता तो आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए आपको पता ही है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसकी PDF पा सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी ये बात है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में धामी जो वहाँ के मतलब पुष्कर सिंह धामी CM का फेस हैं भाजपा के लिए, तो उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही भाजपा लाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ऐसे मतलब विशेष ड्राफ्ट बनाएगी जिसमें कि समान नागरिकता जो संहिता है उसको लागू किया जाए। तो हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये हमारे DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल नंबर 44 मतलब जो समान नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद 44 के तहत है, और उसमें कहा गया है कि जितने भी लोग हैं इस देश में, जो इस देश के नागरिक हैं, उनमें समान नागरिक होने के समान नियम लागू होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके से आते हैं तो हम इस पे सिविल कोड पर काफ़ी ध्यान देंगे। बाकी ये फिर आपको पता ही कि महासमर चल रहा है, 2022 का महासमर। तो इसमें सब राजनीतिक बातें हुई हैं, कभी कोई कुछ कभी कुछ, कोई कह रहा हमें इन चीज़ों से स्पेसिफिकली पढ़ने वाले बंदों के लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं देखते हैं कि क्या क्या राजनीति में हो, तो यूपी में तो आएंगे योगी ही, मोदी जी ने कहा है। बाकी इधर अखिलेश जी कह रहे हैं कि बाबा गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, हम भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। तो ये अपनी अपनी बातें हैं, जिन्हें खुद किस पहचान का संकट वे सिखा रहे हैं हिंदुत्व की परिभाषा योगी जी। तो अपने अपने सारे मुद्दे अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में आज का आर्टिकल है कि ये सबसे बड़ा आर्टिकल मुझे लगा, हर जो अभी नया साल आया है इसके हर 5वें दिन एक यूनिकॉर्न जो फैक्ट्री है वो बन के तैयार हो रही है। तो बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न फैक्ट्री होती क्या। तो यूनिकॉर्न फैक्ट्री एक क्लब है जिसमें कि $1 अरब यानी कि 75,000 करोड़ या 7500 करोड़ रुपए की अगर कोई कंपनी शामिल होती है, मतलब उसका इतना वैल्यू हो जाता है कंपनी को, उसको यूनिकॉर्न कंपनी मान लिया जाता है। तो भारत कह रहा है कि 2022 में अब तक
मतलब 8 ऐसी हो जो गई हैं, जो कि 40 दिनों में 8 ऐसी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं जो कि यूनिकॉर्न में शामिल हो गई हैं, जिससे कि हम बता सकते हैं कि हमारा देश कितनी ज़्यादा प्रगति पर चल रहा है। तो वही है कि वाणिज्य मंत्री जी ने मतलब ट्वीट करके बोला कि अगर कोई पूछे कि हमारा देश हर 5वें दिन क्या कर रहा है, तो यही होगा कि हमारा देश हर 5वें दिन एक यूनिकॉर्न कंपनी को तैयार कर रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है, स्टार्टअप्स की तेज़ी देखी जा रही है और हमारे देश की कहीं न कहीं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। इसके बाद एक यहाँ पर है कि छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी सीधे बैंक खातों में। तो आपको पता ही कि पूरे जितने भी गवर्नमेंट हैं, वो चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की, वो सोलर बिजली के प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके फैलाव के लिए, उसके विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब सब्सिडीज़ दे रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप छतों पर अपने ये पैनल लगाते हैं तो आपका जो सब्सिडी होगी वो डायरेक्टली आपके खाते में आएगी, ताकि बीच के बिचौलिए जो है इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो इस चीज़ पे देखना है। और जो भी मैं तो इस चीज़ के लिए आप सब लोगों से भी यही बोलूँगा कि अगर आपको कभी भी मौका मिलता है कुछ इस तरीके का, तो रादर आप जो कमर्शियल बिजली है उस पे जाने के आप एक बार सोलर पैनल की बात ज़रूर अपने दिमाग में डालिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बिजली, क्योंकि सूर्य रहेगा तो हमें लाइट मिलेगी। उतना मतलब जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा हमें वैसे उसमें एनर्जी या पावर मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। बट फिर भी आप एक बार छत पर सोलर पैनल की बात ज़रूर कीजिए। और इस देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छूट आती है और हमारे मतलब आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत कम खर्चा होता है और जो खर्चा हो भी रहा होता है वो सब्सिडी के थ्रू हमें वापस मिल भी जाता है। तो एक बात थी, इसमें बीच में थोड़ा-सा मेरा ज्ञान भी। इसके बाद ये एक टॉपिक और इसके बारे में बता देते हैं कि ब्लू हाइड्रोकार्बन पर शीर्ष उत्पादक बनेगी रिलायंस। तो यहाँ पर रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, वो अब ब्लू हाइड्रोजन को उत्पादन करेगी। अब हाइड्रोजन 3 तरीके का उत्पादन, मतलब हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो 3 तरीके से होता है। हाइड्रोजन का एक तरीका है, मतलब वो नीला हो सकता है, हरा हो सकता है, ग्रे हो सकता है। ये बेसिक तरीके, बाकी और व्हाइट भी और ऑरेंज ये कलर भी आते हैं, बट बेसिक तरीके यही माने जाते हैं। यहाँ पे मैंने देख रखा है, हरा, नीला एंड ग्रे हो सकता है। अभी देखिए ये है क्या, तो अभी तक यही है कि ये अभी तक जो ज्ञात ईंधन है ना हाइड्रोजन के, उनमें ये स्वच्छ कितना ज़्यादा मतलब क्लीन है, कितना ज़्यादा स्वच्छ है, कितना ज़्यादा इसका उत्पादन हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या मतलब दुष्प्रभाव नहीं डालता है, उसके तहत ये मतलब इसका नोमेनक्लेचर दिया गया है। बात कर लेते हैं, अगर ब्लू हाइड्रोजन कार्बन है तो ये सबसे क्लीनेस्ट या शुद्ध मतलब जो हमारा ईंधन है वो माना जाता है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करने की क्षमता है, तो उसको कैप्चर करने की भी क्षमता है। मतलब अगर वो ऑब्जर्व करेगा, मतलब अगर वो CO2 निकालेगा जलने के बाद, तो वो ऑब्जर्व भी कर लेगा। इसके बाद बात आती है हमारे ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने की जो विधि होती है, तो उसका जो ईंधन का जो कलर होता है, हाइड्रोजन का जो कलर होता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हम हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में अलग करते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे जो ग्रे हाइड्रोजन है, वो क्या है, तो ग्रे हाइड्रोजन मतलब जैसे कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को उत्सर्जित करते हैं, और वो उत्सर्जित जो उत्सर्जन होता है हाइड्रोजन का, वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। बाकी नक्सलियों का कहीं पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनकी मुठभेड़ हो रही है, ये चीज़ तो आप देख ही लेना। इसके बाद समान नागरिकता, यही लिखा, ये इसमें आज उन विचार में भी लिखा गया है। उन्होंने बताया भी है कि अगर मतलब इसमें लिखा भी है, मेरे शब्द नहीं है, इसमें लिखा गया कि अगर हिंदू महिलाएं अपना घूंघट और जो भी उनका उसका परित्याग कर सकती हैं, तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब बुर्का आदि क्यों नहीं कर सकती। ये यहाँ पर ये देखिए लिखा है। तो उनका कहना है, एक अच्छा आर्टिकल है, अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक ये है कि कहाँ-कहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। कुछ तथ्य हैं कि बहुत कम हैं संस्कृत के विश्वविद्यालय या जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका बढ़ावा मिलना चाहिए हमारे देश में। और मैक्सिमम देखेंगे तो हम ये साउथ इंडिया में देखेंगे, वहीं पर हैं। बाकी आगे बढ़ लेते हैं कि आगे ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि वैचारिक दासता से मुक्त की दरकार। हमें अपने विचारों में दासता नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक इंसान कुछ कह रहा है तो उसी विचार को लेके हम आगे नहीं बढ़ें। जैसे कि आपको पता ही है कि जब आपातकाल लगा था, तो उस टाइम के सबसे जो लोकप्रिय अभिनेता थे हमारे देवानंद साहब जी, उनको आपातकाल से मतलब लगा था कि ये नहीं होना चाहिए, वो आपातकाल के समर्थन में नहीं थे। तो वहाँ पे यही था कि बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी, इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद भी, ये मतलब वैचारिक दासता नहीं थी, मतलब दास नहीं थे वो किसी के विचारों के। इसके बाद 2 किताबें लिखी गई हैं जिनके बारे में बता देता हूँ, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। एक तो लिखा गया है यह सेलेक्टिव इंक्लूजन है। इसके लेखक हैं डॉक्टर कुसुम पंत जोशी,
जो कि साउथ एशियाना सिनेमा फाउंडेशन लंदन में ये प्रकाशित की गई है। एंड इसमें दिखाया गया कि ब्रिटिश काल में जो भारतीयों के प्रति सोच थी वो क्या थी। तो मतलब ऐसा उस इस बुक में है, और अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि मिक्स्ड अप्रोच था, लेकिन हालांकि उनको बस ये लगता था ब्रिटिशर्स को कि एक बार उन्होंने कहा भी था कि ब्लैक्स आर वाइट्स बर्डन या इंडियंस आर वाइट्स बर्डन, मतलब जो गोरे लोग हैं या हम अंग्रेज लोग हैं वो बर्डन हैं ये इंडियंस या जो ब्लैक लोग हैं। तो उसमें यही था कि वो लोग कहीं ना कहीं दास्ता की नज़रों से देखते थे। वो लगता था कि इनके अंदर क्वालिटी, जो इंडियंस हैं उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, बट स्लोली हमने दिखाया कि नहीं हमारे अंदर क्वालिटीज़ है। तो ये बुक बताती है, उनका एक नज़रिया बताती है कि क्या था। तो देख लीजिए, सेलेक्टिव इंक्लूजन हमारे इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कुसुम पंत जोशी, जो कि उनकी राइटर है। बात दूसरी कर लेते हैं किताब की, तो लता मंगेशकर जी के जीवन पर, उनकी मतलब जो संघर्षशील स्त्री थी, उनकी अद्भुत सफलता का जो लेखा जोखा है, उनके गीतों के बारे में रोचक कहानियाँ जो उनके पीछे थी, वही लता दीदी अनोखी दास्तां है ये करके एक बुक है, जिसको लिखा है हरीश भिवानी जी ने। तो ये बुक भी उन्होंने की है। तो पूछा जा सकता है कि एक्चुअली पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर जी के पे कौन सी कहानी बनी है, ये कौन सी बुक है, तो हम बता देंगे, बट हम भूल जाएंगे उन लेखक का नाम। तो हरीश भिवानी जी लेखक हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी नक्सलियों से लड़ाई, ये आर्टिकल भी है, एक बहुत ही मतलब क्या ही बोलें, एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश को हर समय परेशानी में डालता है, हमारी आम जनता को परेशानी में डालता है, तो इससे भी हमें निपटना चाहिए। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं कि उत्तराखंड में ये बदलाव हो गया जनसंख्या की। बाकी हमारे वीर सैनिक बलिदान, वीरांगना जो उन्होंने सल्यूट दी है अपने पति को अंतिम समय जाते हुए। बाकी वही हिजाब मामला, आपको पता ही 2 दिन से ज़्यादा इसमें पीएचडी करने के लिए हम यहाँ नहीं रुकेगा तो अब क्या ही पीएचडी करें। बाकी यही ये जो आरिफ मोहम्मद खान केरला के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा है कि हिजाब मामला विवाद नहीं साजिश है, तो अपनी अपनी बात है। बाकी फिर बात कर लेते हैं, आईपीएल की धन वर्षा हुई है, आप इसमें देख लीजिए कि जाके कि सब कौन कौन से खिलाड़ी किस किस उसमें बिके हैं और किसने किसने लिया है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हालांकि किसी ने मुझे कमेंट करके नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 2 टीमें इस संस्करण में फिर से ऐड हुई हैं, जो कि टाटा आईपीएल होगा, और उसमें एक है गुजरात एंड दूसरी है लखनऊ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी टीम जो हो गई वो 8 थी पहले, अब 10 हो गई हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं कि आपको एक छोटा सा काम करना है कि चीन की चुनौती देने के लिए सोलोमन द्वीप को दूतावास खोलेगा अमेरिका। तो आप वही है कि देखिए, बड़ी चीज़ होती है कि राजनीति हो या कोई कहीं किसी देश का कुछ और हो, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको आपका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है उसको कवर करके रखना है। तो चीन के भी चुनौती देने के लिए यही करेगा। तो आपको बस ये देखना है कि सोलोमन द्वीप कहाँ है। मैं सोल्यूशन लोकेशन बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में के आसपास कहीं है, एंड आप इस देख लीजिए, और ये प्रशांत महासागर में है, जैसे कि मेरा नाम है तो उसके उसी महासागर में मजाक कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है कि अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो ग्राहिया मूवी रिलीज हुई, आप जाइए मज़ा लीजिए जाके इस मूवी का। एंड यहाँ पे एक विशेष रविवार में एक आया है हुआ है कि बंजर भूमि को भी उर्वरक बना सकते हैं पूरा सूक्ष्म जीव। तो इस तरीके से एक लेख आया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुधार सकते हैं बंजर भूमि को। तो इसको अगर टाइम मिलता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि क्या है,